नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम दूसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर। तो हम सबसे पहले दूसरे पार्ट का शुरुआत करते हैं। भारतीय कृषि भारतीय कृषि भारतीय कृषि भारतीय कृषि में भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में ज्यादातर लोग खेती करते हैं और वो प्राचीन समय से लोग खेती करते आ रहे हैं, क्योंकि हम सभ्यता काल से देख लें, सिंधु घाटी सभ्यता काल से देख लें या हड़प्पा सभ्यता से देख लें, तो नदी घाटियों के किनारे पर खेती करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हम अब वर्तमान में किस प्रकार हम कृषि करते हैं, कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और किस प्रकार की कृषि करते हैं, उस सभी के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं भारत के लोग कितने परसेंट लोग कृषि पर निर्भर है। कृषि पर निर्भर है 54.6%। 54.6% लोग कृषि पर निर्भर है। भारत में आज भी लोग कृषि पर सीधे लोग खेती करते हैं, यानी भारत के लोग जो कृषि पर निर्भर ज्यादा है वो कितने हैं? 54.6%। सीधे रूप से, सीधे मतलब प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? भारतीय कृषि पर निर्भर है। अब देखो, इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी देता हूं, क्योंकि भारत में 3 तरह के व्यवसाय हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब देखो, प्रथम व्यवसाय में लोग हैं जो खेती करना, खनन कार्य, वन उन्मूलन, जंगलों से लकड़ी काटना और कई प्रकार जो प्राथमिक कार्य है जो सीधे जमीन से जुड़े हुए हैं, वो प्राथमिक व्यवसाय में। द्वितीय व्यवसाय होता है औद्योगिक, यानी कच्चा माल उद्योगों में जाना, उद्योगों से जुड़े हुए, वो द्वितीय व्यवसाय है। तीसरा है तृतीय व्यवसाय, उसको बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सेवा क्षेत्र में देखो, शिक्षक, डॉक्टर, परिवहन, ये सारे सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो सेवा क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार कम को मिला है, लेकिन आय सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा है। अब हम बात कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय। कृषि को कहते हैं, कृषि कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय। कृषि को कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय, यानी सीधे भारत में 54.6% लोग सीधे खेती से जुड़े हुए हैं। वो खेती से कोई भी रूप हो, लेकिन वो अपने तरीके से वो क्या करते हैं? खेती करते हैं। अब देखो, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है कृषि का? सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है 17.4।
17.4 उसको बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान। अब इसको समझिए क्या होता है। सकल घरेलू उत्पाद ये होता है देश की टोटल जो राष्ट्रीय आय होती है, देश की टोटल जो आय होती है उस आय में कृषि का योगदान कितना है। कृषि का योगदान है 17.4। कृषि का योगदान कितना है 17.4। यानी मान लीजिए उदाहरण से आपको समझाते हैं पूरे देश में कितनी आय हुई, कितने आय हुई। जैसे हमारे परिवार को बताते हैं, जैसे परिवार में साल की आमदनी कितनी है। अब मान लीजिए हम खेती से इतने कमा रहे हैं, बाहर मजदूरी करके इतने ला रहे हैं, परिवहन के साधन से इतने कमा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में कार्य करता है उससे इतना आ रहे हैं, तो सब अलग अलग भाग होता है। तो इसी प्रकार देश की आय होती है कि विदेशों से कमाते हैं, कि खनन से आमदनी होती है, टैक्स से, डीजल के टैक्स से आमदनी होती है, और कई प्रकार की आय होती है। उनमें से भारत में खेती से यानी कृषि से कितनी आय होती है। यानी अगर टोटल देश में 100 रुपए का हम उत्पादन करते हैं या कमाई करते हैं, 100 रुपए की आय होती है, उसमें से 17.4% आय किससे होती है, कृषि से होती है। इसका मतलब यह है कि देश की आय में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। आय में भी योगदान है, लोगों को रोजगार देने में भी क्या है, योगदान है। ये दो बात आप विशेष रूप से याद रखनी है। अब देखो परंपरागत तरीके से भी लोग खेती करते थे पहले। हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, उनके किनारे चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं, प्लस गेहूं की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। और आगे देखते हैं भारतीय कृषि के विविध रूप। भारतीय कृषि के विविध रूप, यानी जो भारत में हम जो कृषि करते हैं वो किस किस तरीके से करते हैं, और हमारा कृषि करने का मतलब क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। ये भारतीय कृषि करने के विविध रूप हैं। सबसे पहले है विविध रूप में हम बात करेंगे, वो है, चलो इसको साफ कर देते हैं। विविध रूप है, उसमें देखना सबसे पहले है ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि। भारतीय कृषि ऋतुओं के आधार पर, भारतीय कृषि ऋतुओं के आधार पर, जो हम भारत में कृषि करते हैं वो ऋतुओं के आधार पर है। सबसे पहले खरीफ की फसल, खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें ऋतु के आधार पर, अलग अलग मौसम के आधार पर है। खरीफ की फसल है जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जो खरीफ की फसल है जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और इस विशेषता है ये मानसून पर निर्भर है, ज्यादातर ये मानसून पर निर्भर है। ये मानसून पर निर्भर है। देखो उदाहरण है इसका, उदाहरण है इसमें मक्का,
मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, मूंग, मोठ। अब देखो, हम जो गांव में, मान लीजिए पश्चिम राजस्थान में, मान लीजिए हमारे गांव में हम जो खेती करते हैं वो कौन सी खेती होती है? खरीफ की फसल होती है। आपको पता है जब जून जुलाई में स्कूलें खुलती है तो वर्षा होती है, और वर्षा से हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। वर्षा से हम खेती करते हैं तो जून, अब देखो हम कई लोग सितंबर में काट रहे, वैसे वर्षा कम हुई इसलिए फसल जल्दी पककर तैयार हो गई, वरना अक्टूबर में और नवंबर में इस फसल को हम काटते हैं। और ये विशेष रूप से मानसून पर निर्भर, यानी वर्षा पर निर्भर है। किस पर? वर्षा पर। वर्षा पर समझ आ गया ना? ये मानसून, हम सिंचित खेती थोड़ी करते हैं, हम किस पर करते हैं? वर्षा पर निर्भर है। वर्षा को देखते हैं कि एक वर्षा और हो जाती तो बढ़िया खेती हो जाती है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो ये है मानसून पर निर्भर कृषि। उदाहरण है मक्का, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, ये सारे इसके उदाहरण हैं। तो ये खरीफ की फसल है, आपको याद रखना। ऋतुओं के आधार पर पहली फसल कौन सी है? खरीफ की फसल है। खरीफ मतलब हम जो गांव में खेती करते हैं, इतना सीधा से याद रखना। खरीफ की कब बोई जाती है, कब बढ़ती, याद नहीं, इतना याद रखना है कि जब स्कूलें खुलती तब वो बोई जाती है जून जुलाई में, और उसके दीपावली थोड़ी पहले काट जाती है अक्टूबर और नवंबर में। और उधर हमारा मक्का मूंगफली याद नहीं रहना, तो उसमें मूंग, मोठ, गंवार तो याद रह सकते हैं ना, वो भी आपको याद रखना है। और ये मानसून पर निर्भर है, यानी वर्षा पर निर्भर है। सबसे सिंपल टॉपिक और सबसे सिंपल पार्ट है ये है खरीफ की फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। दूसरी है रबी की फसलें, 24 में रहते हैं ना। रबी की फसलें, रबी की फसलें ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जब ये पककर तैयार हो जाती है, तो जब खेत खाली होते हैं ना, तो लोग ये खेती करते हैं रबी की फसलें। हम कभी कभी करते हैं ना उन्नाड़ी का दारा में बीज, राय बीज, सरसों बीज, इस फसल को क्या कहते हैं? रबी की फसल। दिखाई दे रहा है ना, रबी की फसल। ये पकड़ तैयार हो गई अक्टूबर नवंबर में, खेत खाली हो गए, तो ये फसल होती कौन सी? रबी की फसल। अक्टूबर नवंबर बोते हैं और मार्च अप्रैल उसको काट देते हैं, है ना। और ये कृषि है ना, ये सिंचाई के स्रोतों पर निर्भर है। ये सिंचाई के स्रोतों पर निर्भर है। ये सिंचाई के स्रोतों पर निर्भर है। सिंचाई, ट्यूबवेल है, कुएं हैं, नहर हैं, तालाब हैं, उस पर ये खेती करते रहते हैं। ऐसा बोल के ना सर आपका करा नाले मान वो तो भगवान भरोसे है। कभी कभी हम नियमित रूप से थोड़ी करते हैं, जब कभी वर्षा हो गई तो हम उस प्रकार की खेती को कर देते हैं, है ना। तो बोलो सर हमारे गाँव में तो बिना ट्यूबवेल तारमीरो बड़ी हुए है, वहाँ पे तो कोई कमी को नहीं है ना, तो वो बात नहीं है। तारमीरो है तो बड़ी बढ़िया बात है, लेकिन वो नियमित रूप से नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट दी जाती है। और ये सिंचाई के स्रोतों पर निर्भर करती हैं। जहाँ सिंचाई के स्रोत ज्यादा है वहाँ ये फसलें
होती हैं। और इसमें गेहूं, चना, जौ उदाहरण क्या है? गेहूं, चना, जौ, इसबगोल, ये होता है ना। अब देखो, खरीफ की फसल, खरीफ वाला रबी की। आज आपकी आता चौमासी की फसल, इनके वहां उन्हाळे की फसल। तो चौमासी की फसल है जो गांव में लेवा आ है उन्हाळे, अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में। उन्हाळे बना नहीं गेहूं, गेहूं उन्हाळे में क्या हमेशा ध्यान रखो। देखो गेहूं, चना, जौ, इसबगोल, अरे हम नहीं करते तो हमारे रिलेशन में कहीं करते हैं, कहीं के ननियाल में करते हैं, कहीं की बुआ जी खेती करते हैं, कहीं और कोई खेती करते हैं ना। तो पता तो है हम सबको, है ना। लेकिन आप याद इतने करने हैं वो कब बोलते हैं, और ये जब पकड़ तैयार होगी तो ये जून जुलाई बोलते हैं, तब तो नवंबर में काट देते हैं। तो ये काटे खेत खाली हो, ये बोदी, ये बोने के बाद में फिर मार्च में इसको काट देते हैं। और ये वर्षा से होती है, मानसून निर्भर है, और ये सिंचाई के स्रोत पर निर्भर है। और ये फसलें अलग हैं और ये अलग है। ये जो गर्मी उन्हाळे वाली जो फसल है वो देखो गेहूं, चना, जौ और इसबगोल। अब ये 3 फसलें होती है ऋतु के आधार पर। कितनी होती हैं? 3। ऋतु के आधार पर 3 फसलें होती है ना। अब देखो मैं आपको बताऊं अगली ये बता देता हूं मैं आपको, ए, बी और सी। तीसरी फसल है जायद की। जायद की फसलें, जायद की फसलें हैं मार्च अप्रैल जून जुलाई। मार्च अप्रैल से जून जुलाई के मध्य। जायद की जो बीज का समय बचता है ना, खरीफ और रबी की फसल के बीज का जो समय बचता है उसमें जायद की फसल बोते हैं। तो मार्च अप्रैल और जून 2-3 महीने होते हैं, इसमें ज्यादा नहीं होता। उसमें हरी सब्जियां और चारे की फसलें होती है। इसमें होती है हरी सब्जियां हुए, चारे की फसलें। इसका उदाहरण है लौकी, तरबूज, खीरा, ककड़ी। जायद की फसलें मार्च अप्रैल बोते हैं, जून जुलाई काट देते हैं, क्योंकि जब जून जुलाई नहीं काटेंगे तो ये खेती कैसे करेंगे हम खरीफ की फसल। और हरी सब्जियों चारे, जैसे चारा बोते हैं पशुओं के लिए, ज्यादातर जो गर्मी के मौसम हमारे आते हैं ना, वो तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, पिकअप लेके आते हैं गांव में ना, उसकी हम खरीदारी करते हैं। तो ये भी थोड़े से समय के लिए होती है, ज्यादा इसमें ज्यादा आमदनी नहीं है, परंतु होता है, इसलिए उसका ये फसल वही जाती है, इसलिए उसका नाम दिया गया है जायद की फसल। तो ऋतुओं के आधार पर बात है, किसी 3 प्रकार की है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। 3 फसलें हैं, आपको याद करना है। कोई विशेष रूप से आपको ना जिस प्रकार मैंने लिखा है उसी प्रकार आपको याद करना है। वेरी सिंपल प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और ये तो हर विद्यार्थी को याद होना चाहिए, चाहे कमजोर है, होशियार रखना पड़ेगा। कमजोर विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों से ही वो आसानी से नंबर बना सकते हैं। तो आपकी किसी ऋतुओं के आधार पर अब देखो सुसार करते हैं आगे। दूसरे प्रकार से कौन सी है, तो साफ कर देते हैं। ऋतुओं के आधार पर हो गई
अब है उपयोग के आधार पर। भारतीय कृषि उपयोग के आधार पर, भारतीय कृषि उपयोग के आधार पर, यानी कैसे हम फसल को काम में लेते हैं, किस प्रकार हम फसल का उपयोग करते हैं। सारी फसलों का उपयोग एक जैसा थोड़े होता है, कई तो खाने के काम में लेते हैं, कई बेचने के काम में लेते हैं। बेचने तो ये तो सीधी कई ऐसी होती है जो मंडी में जाती है, कई फसल ऐसी भी होती है जो सीधी कारखानों फैक्ट्री में भी जाती हैं। तो हम कई प्रकार की फसलों का उपयोग करते हैं। उसमें भारतीय कृषि उपयोग के आधार पर पहली है खाद्यान्न फसलें। पहली कौन सी है? खाद्यान्न फसलें। अब खाद्यान्न फसलें नाम से आपको समझ आ गया, ये हम खाने के रूप में काम में लेते हैं, यानी भोजन के रूप में। हम अलग भोजन के रूप में काम में लेते हैं, दक्षिण भारत में और काम में लेते हैं, कहीं और फसल काम में लेते हैं। जो भी है कहीं भी है, अगर उसको खाते हैं, भोजन के रूप में काम लेते हैं, वो सारी फसलें खाद्यान्न फसलों के काम में आती हैं। ये खाद्य व भोजन के रूप में, खाद्य और भोजन के रूप में काम में आती है। उदाहरण बताइए आपको, चावल खाते हैं, चावल भी खाद्यान्न है, गेहूं भी खाद्यान्न है। दक्षिण भारत में मक्का खाते हैं, मक्का, चावल, गेहूं, मक्का, और हमारा भोजन पीछे रह गया, बाजरा, है ना। मैं तो मन खाऊं सर, बाजरा मन खाऊं ना, बाजरा खाओ नहीं खाओ, लेकिन कोई तो खावे ना, ये खाद्यान्न है। मैं तो सरो गेहूं खाइसन, गेहूं बाजरे के मन पावे नहीं, वह जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए ये खाद्यान्न फसल आती है। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सारी खाद्यान्न फसलें हैं। किस आधार पर? उपयोग के आधार पर। समझ आ गया? अभी हम दूसरी फसल देखते हैं। खाद्यान्न फसलें हो गई, दूसरी फसलें हैं व्यवसायिक और औद्योगिक फसलें। व्यवसायिक या वे औद्योगिक फसलें, व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें। इसमें आप नाम से पता लग गया, व्यवसायिक या औद्योगिक, यानी किसके लिए उत्पादन होते हैं? कारखानों के लिए उत्पादन होते हैं। अभी चलो देखते हैं इसका मतलब क्या है। इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में। दूसरा है, इससे मुद्रादायनी फसलें भी कहते हैं। मुद्रादायनी फसलें, इसका उदाहरण देते हैं, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू। अब देखो ये उदाहरण है, ये समझ ली। अब व्यवसायिक या औद्योगिक फसलें, यानी हम जो फसल बेचने के लिए कारखानों के, व्यवसाय में बिजनेस के लिए, उद्योग यानी कारखानों के लिए जो फसल हम तैयार करते हैं, जो बेचते हैं,
उसको हम क्या प्राप्त करते हैं? मुद्रा प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? इसीलिए इसे कहते हैं मुद्रादायनी फसलें। अब जैसे मान लीजिए मूंग मोड़ है तो दलहन, लेकिन हम उसको बेचते भी हैं, लिखा जब गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, इनका उपयोग कच्चे माल के रूप में, ये जो पैदावार करते हैं सीधा सीधा कहाँ काम चला जाता है? गन्ना। गन्ना खेत से मंडी में थोड़े आता है, गन्ना खेत से सीधा कहाँ चला जाता है? कहाँ? गन्ना फैक्ट्री में चला जाता है, क्योंकि इधर तो गन्ना घूमता रहा ना तो इसमें चीनी की मात्रा कम हो जाती है। गन्ना सीधा खेत से फैक्ट्री में जाता है। कपास है, रुई क्या करोगे बीच में? रुई है ना, वो सीधी धागे वाली फैक्ट्री में चली जाती है, फिर धागा है वो कपड़े वाली फैक्ट्री में चला जाता है। जूट, जूट जो बोरियां होती है ना, टाट टाट बनी जाती है ना, ये जूट भी पश्चिम बंगाल में होती है, उड़ीसा में, और जूट की सीधी कारखाना में तंबाकू तैयार होता है, फिर इसे गुटखा बनने के लिए सीधा फैक्ट्री में चला जाता है। इसीलिए व्यावसायिक औद्योगिक फसलें कहते हैं तंबाकू, जूट, कपास और गन्ना। ये सीधी सीधी खेतों से कारखानों में सीधी सीधी कहां जाती है? खेतों से कारखानों में। ये सीधी खबर है ना, सीधी सीधी खेतों से कारखानों में जाती है। तो ये खाद्यान्न फसलें, ये व्यावसायिक फसलें, इनका उपयोग कच्चे माल के रूप होता है, इसे मुद्रादायनी फसलें भी कहते हैं। ये गन्ना, कपास, जूट है, ये सीधी सीधी खेतों से कारखानों में जाता है। अब तक उसके 2 पॉइंट हो रहे हैं। अब तक अगली फसलें, ये 2 याद हो गई। ठीक, आगे देखो, आगे हैं बागानी फसलें। बागानी फसलें, बागानी फसलें हैं जो उपयोग के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तीसरी है बागानी फसलें। ये फसलें बागानों में उगाई जाती है। ये फसलें बागानों में उगाई जाती हैं। ये इसका पहला पॉइंट है, बागानों में यानी बगीचों में, समझे। दूसरा है इनका उपयोग पेय व औद्योगिक के रूप में होता है, के रूप में होता है। इनका उपयोग पेय व औद्योगिक के रूप में होता है। चाय, कॉफी, रबड़ इसके उदाहरण हैं। चाय, कॉफी और रबड़। अब उसको सुनो, बागवानी यानी बाग बगीचों में बाग बगीचों में जो फसल तैयार होती है उसको कौन सी फसलें कहते हैं? बागानी कहते हैं, है ना। बड़े बड़े सिटियों के आसपास, बड़े बड़े शहरों के आसपास इस प्रकार की कृषि करते हैं। जैसे इसलिए ये फसलें बागानों में उगाई जाती है, पेय व औद्योगिक के रूप में काम करते हैं। या तो सीधी फैक्ट्रियों में चली जाती है या उसको पेय पदार्थ बनाया जाता है, वो भी फैक्ट्रियों में बनते हैं ना। जैसे चाय है, ये चाय के बागान होते आपको असम है, तमिलनाडु है और पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े चाय के बागान हैं। चाय के बागान, तो चाय की कौन सी फसल हो गई? बागानी फसलें हो गई। कॉफी है, वो भी बागानी है। ये भी पेय पदार्थ, ये भी पेय पदार्थ है। रबड़ है, ये सीधा कहाँ चला जाता है? विज्ञान औद्योगिक। ये 2 पेय पदार्थ हो गई, पेय वाली, और ये हो गई औद्योगिक रबड़। रबड़ से कारखाना जाता है, चाय कॉफी ये पेय पदार्थ है। तो याद हो गई, बागानी फसलें बागों में उगाई जाती है, ये पेय और औद्योगिक कार्य के लिए काम आती है। चाय, कॉफी, रबड़, सिंकोना, एक सिंकोना और है ना, वो भी सीधा औद्योगिक कारखानों में जाता है।
अब देखो ये तीसरा पॉइंट हो गया ना, पहली खाद्यान्न फसल हो गई, दूसरी व्यवसायिक फसल हो गई, तीसरी बागायती फसल हो गई, और लास्ट है डी, ये है उद्यान फसलें। उद्यान फसलें, उद्यान, इसमें फल और सब्जियों को शामिल किया जाता है। उद्यान में फल व सब्जियों को शामिल किया जाता है। उद्यान फसलें हैं छोटे छोटे उद्यान, छोटे छोटे बगीचे, उसमें फल और सब्जियां उगाई जाती है। ये तो ना तो शिकार करने में जाती है, ना उसे दिखाते हैं, ये सब्जी का रूप होता है, फल होते हैं, दुकान में जाते हैं, मंडी में जाती है, इस प्रकार के। तो अब आपको हमने ऋतु के आधार पर पहले पढ़े, ऋतुओं के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती है? ऋतु के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद। उसका अलग किस माह में बोई जाती है, किस माह में काटी जाती है, उदाहरण सीधा आपको बता दिया। अब आपके उपयोग के आधार पर, उपयोग आधार पर सबसे पहले हमने पढ़ा खाद्यान्न फसल, वो खाने के लिए काम, वो समझ गया। 2 से हमने पढ़ी मुद्रा लायनी फसलें, जिसको हमें व्यवसायिक फसल भी कह सकते हैं, औद्योगिक फसल भी कह सकते हैं। तीसरी हमने पढ़ी आपके सामने है बागानी फसलें, तो बाग बगीचे में उगाई जाती है फसलें, वो पेड़ औद्योगिक काम आती हैं, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, सिलिकॉन, इस प्रकार की फसलें होती है। लास्ट में है उद्यान फसलें, उसमें फल और सब्जियां। तो हमने आज भारतीय कृषि आपको पढ़ाया, कितने लोग भारतीय कृषि से जुड़े हुए हैं, कितने लोग खेती करते हैं। वैसे तो बहुत जुड़े हुए, प्रत्यक्ष रूप से ये कितने लोग जुड़े हुए हैं, 54.6%, और 17.4% है जो जीडीपी हमारे देश की कृषि से प्राप्त होती है। तो ये आपको आज याद करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाना है, बहुत ही सिंपल है। वीक विद्यार्थियों के विशेष तौर से कह रहे हैं, यही आपका बेड़ा पार करवाएगा। तो आपको पढ़ना बहुत ही, इससे सिंपल ही नहीं, ये तो जब हम पढ़ते थे ना तो 30 कक्षा में होते थे, ये आपका बेड़ा पार करने के लिए कक्षा 10 में घुसाया गया है। होशियार को तो कहना ही क्या है, जो पढ़ते हैं उनको कहना ही क्या है, उनको तो याद कंठस्थ होना चाहिए ना। जो मैंने बराबर पढ़ाया उसी के हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए। घर पर शानदार पढ़ाई करें, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि घर बैठे विद्यार्थी खाली ना बैठा रहे। आपको सही ढंग से पढ़ाई करनी है। घर पे घर वाले कोई काम करते हैं, थोड़ा काम करें कोई बात नहीं, लेकिन सुबह शाम समय निकाल के, दोपहर में समय निकाल के आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे अंक बनाने हैं। जो बहन भाइयों के जो बने हैं आपके, वो काम आएंगे। खुद की जीवन में खुद जो पढ़ाई करोगे ना, वो आपके लिए काम आएगी। विद्या एक ऐसी चीज है, पारिवारिक जो परिवार में जो चीजें होती है, सब वस्तु का, जमीन है चाहे मकान है, सभी का बंटवारा हो जाता है, लेकिन शिक्षा का कभी बंटवारा नहीं होता है, क्योंकि वो अपने खुद की होती है। सुना क्या कभी नौकरी की बेसिस से बंट रही है ना, इस प्रकार खुद बढ़िया तैयारी करें। उम्मीद करते हैं आप घर पर पढ़ते होंगे, पढ़ रहे हो ना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।